मैंने आप सभी लोगों के सामने वीडियो के अपलोड करने के टाइम को लेकर एक वोट किया था, जिसमें बहुत सारे लोग इस तरीके की कंप्लेंट करते थे कि 10 बजे वीडियो काफ़ी देर हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है, जिससे कुछ लोगों को वीडियो सुबह को सुनना पड़ता है। इसलिए मैंने वोट किया था कि 8 बजे डाला जाए या फिर 10 बजे डाला जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो बोल रहे हैं कि रात 8 बजे ही वीडियो को डालना चाहिए। तो फाइनली हमने कई बार इस सिलसिले में वोट किया, लेकिन वीडियो का टाइम 8 बजे नहीं आ पाया। लेकिन अब से वीडियो जो है आप लोग को हमेशा रात 8 बजे ही मिला करेगा। और दोस्तों, हमने आप लोग को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। इन सारी ही कहानियों में आप लोग देखते हैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है, और वो ये होती है कि एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद में पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति अवैध संबंधों में चला जाता है, अवैध संबंधों में पहुँचता है। उसके बाद में उसको लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, उसको तो दोनों हाथों में लड्डू मिल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता है और जो अवैध संबंध होते हैं ये इंसान के परिवार को धीरे धीरे से खोखला करने लग जाते हैं। और जब तक उस इंसान को ये पता चलता है कि अवैध संबंधों की वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है, उसके बाद में वो इन अवैध संबंधों से निकलने के लिए क्राइम का रास्ता चुनता है। उसके बाद कत्ल होता है, और कई बार तो ये अवैध संबंध कई लोगों की जान के प्यासे बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये अवैध संबंधों से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन इस कहानी के अंदर विश्वास का एक ऐसा कत्ल किया गया जिसको सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान हो सकते हैं कि एक लड़की की ज़िंदगी से किस तरीके से लोगों ने खेल दिया। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि कोई भी लड़का हो या फिर लड़की, हर किसी की ज़िंदगी से सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है, पढ़ लिख जाए, कोई कामकाज संभाल ले, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लड़के का सपना होता है कि उसे जो लड़की मिले वो भरोसे वाली हो, उसे बेपनाह मोहब्बत करे, उसके माता पिता का ख्याल रखे, उसके परिवार को अच्छे तरीके से संभाल ले, अगर बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों का ख्याल रख ले। वहीं जो लड़की होती है वो सोचती है कि वो जिससे भी शादी करके जाए वो व्यक्ति उसके बाप से ज़्यादा उसको प्यार करे, क्योंकि एक बाप तो अपनी बेटी को हमेशा परी बना कर रखता ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति इन सारी चीज़ों में फ़ेल हो जाता है, इसलिए वो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए लड़की की भी ये चाहत होती है कि कोई उसके सपनों का राजकुमार आए और उससे शादी करे। आज की घटना के अंदर लड़की को भी यही बताया गया था कि जो लड़का है वो तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा है। लेकिन पहली रात को, जब सुहागरात वाली रात को, लड़की उसके साथ में सुहागरात मनाने के लिए जाती है, और जब उसका गुप्तांग देखती है तो लड़की बेहोश हो जाती है। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक, और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और बात करें आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है जिसको हम लोग हरदोई के नाम से भी जानते हैं, और हरदोई कोतवाली क्षेत्र की ही ये बात है। हरदोई कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर एक लड़की है। जो लड़की अब शादी की उम्र में लगभग पहुंच चुकी है। उसके परिवार वालों को चिंता है कि इस लड़की की शादी हो जाए, और लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत। हालांकि माता पिता इतने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो हर संभव जो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर सकता है वो सब करने का वो मादा रखते हैं। यहीं से हरदोई से थोड़ा दूर पे एक शहर पड़ता है शाहजहाँपुर, और शाहजहाँपुर में एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक माँ है जिसका नाम मीना है, और एक बेटा अभिषेक है जो बड़ा बेटा है घर का, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। एक छोटा बेटा है जिसका नाम शुभम त्रिपाठी है, और एक बेटी है उसकी शादी हो चुकी है। उसका जो घरवाला है उसका नाम है आलोक। ये पूरा परिवार है। बेटी की शादी हो चुकी है, बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो घर के छोटे बेटे शुभम त्रिपाठी की। शुभम त्रिपाठी जो कि एक इंजीनियर था, और उसके लिए भी लड़की देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो मीना थी उनका भी यही मानना था कि उनके बेटे शुभम के लिए एक बेहतरीन लड़की मिले, ताकि शुभम की जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारे समाज के अंदर आज भी ऐसी मिसालें समाज के अंदर प्रचलित हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर इंसान की पत्नी इंसान को अच्छी मिल जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग से भी अच्छी है, और अगर पत्नी अच्छी ना मिले, पति अच्छा ना मिले, तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। इसीलिए जो मीना थी अपने बेटे शुभम के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। इसी बीच में मीना को कोई बताता है कि हरदोई के अंदर, हरदोई कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक लड़की है, जिस लड़की का नाम मैं यहाँ न बताना सही नहीं समझूंगा, उसका नाम मैं बिटिया रख लेता हूँ। बिटिया है, बिटिया देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। तुम चाहो तो एक बार अपने बेटे के लिए देख लो। जो मीना होती हैं वो तैयार हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है हम अपने बेटे के लिए देख लेते हैं।
उसके बाद में ये जो पूरा परिवार था, मीना का नंदोई आलोक और मीना की बेटी और बड़ा बेटा अभिषेक, ये सारे लोग उस बिटिया के घर पर पहुंच जाते हैं। बिटिया बेचारी खुश थी कि आज उसके लिए कोई रिश्ते वाला आया है, इसलिए बिटिया भी सज धज कर तैयार हो जाती है और चाय पानी लेकर उन मेहमानों के सामने जाती है। अब जैसे ही वो लोग बिटिया को सजा और संवरा हुआ देखते हैं, उसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहते हैं कि बहुत ही सुंदर बेटी है और हमें ये बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है और आज से ये बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि ये बेटी हमारी हुई। अब जैसे ही बिटिया के माता पिता ये सुनते हैं कि लड़के वालों ने लड़की को पसंद कर लिया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, एक माँ बाप के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी कर देना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बिटियाँ बोझ होती हैं, बिटियाँ बोझ नहीं होती हैं, बिटिया जिम्मेदारी होती है कि अच्छे परिवार में उनकी शादी करके भेजी जाए। इसीलिए जो बिटिया के घर परिवार वाले थे चिंतित थे कि उसके लिए अच्छा लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए ढूंढ रहे थे। लेकिन आज जब शाहजहांपुर से मीना अपने बेटे शुभम का रिश्ता लेकर जब इस बिटिया के लिए आई थी, तो बिटिया के परिवार वाले बेहद ही खुश थे। सारी रस्में होती हैं, जिस तरीके से रिश्ता मांगा जाता है उस तरीके से शुभम की माँ मीना रिश्ता मांग लेती है। जो भी लेना देना था वो हो जाता है। उसके बाद में शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इधर जो मीना थी अपने सारे जो बड़ा बेटा अभिषेक, नंदोई, आलोक, इन सब के साथ में लौट के आती हैं, तो कहती हैं शुभम से कि तुम्हारे लिए जो दुल्हन देखी है ये बेहद ही खूबसूरत है, और उसका फ़ोटो वगैरह भी लाई थी, शुभम को दिखाई जाती है। शुभम बेहद ही खुश हो जाता है क्योंकि जो बिटिया थी ये देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब उसके बाद में जो शुभम था ये भी अपनी शादी के दिन गिनने लगता है। उधर जो बिटिया थी उसके घर पे भी शादी की तैयारियां चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। दिन ब दिन गुजरते रहते हैं क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, समय गुजरता रहता है। और जो शादी का समय होता है यानी साल 2023 के शुरुआती महीना, और इस दिन बारात की तैयारियां इस मीना के घर में हो रही थी। शुभम नहा धोकर तैयार हो रहा था। सारे रिश्तेदार आ चुके थे, रिलेटिव आ चुके थे। जो घर का दामाद था जिसका नाम आलोक था वो सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा था। बड़ा बेटा अभिषेक वो भी सारे कामकाज संभाल रहा था। आखिरकार पूरे घर के अंदर खुशी का माहौल था। हंसी की आवाज़ें आ रही थी कि आज उनके छोटे बेटे शुभम की शादी है। शुभम भी बहुत ज़्यादा खुश था। शुभम बाकायदा दूल्हा बनता है। उधर जो बिटिया थी आज वो भी बेहद ही खुश थी क्योंकि आज उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने के लिए आ रहा था। और बिटिया को ये बताया गया था कि जो शुभम है ये पेशे से इंजीनियर है और तुम्हारे ही टाइप का लड़का है। इसलिए बिटिया भी बेहद ही खुश थी। बाकायदा जिस तरीके से जो शादी की सारी रस्में होती हैं बिटिया के घर पे की गई थी, सारी तैयारियां की गई थी। बिटिया आहिस्ता सब्र कर दुल्हन बनकर बैठ गई थी। इधर जो बारात थी, शुभम अपने फैमिली वालों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर बारात लेकर निकल जाता है। बारात हरदोई के कोतवाली क्षेत्र में पहुंचती है। बाकायदा सारे रीति रिवाजों के मुताबिक इस बारात का स्वागत किया जाता है। नाश्ता पानी कराया जाता है, खाना पानी होता है, और जिस तरीके के रीति रिवाज होते हैं उस तरीके से शुभम की शादी बिटिया के साथ में हो जाती है। अब जब बिटिया अपने पति के साथ में उसके घर आने के लिए तैयार थी तो बिटिया की सहेलियाँ आज बिटिया से मजाक कर रही थी और कह रही थी कि आज जीजा भी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन तुम कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जीजा जी तुमको देखेंगे तो शायद बेहोशी हो जाएंगे। लेकिन बिटिया अपनी सहेलियों को ये कहते हुए रोक देती है कि तुम बस मजाक मत बनाओ। और उसके बाद में जो बारात थी वापसी के लिए निकल जाती है। बारात वापसी के लिए पहुंचती है, शाहजहांपुर पहुंचती है। और यहाँ पर जिस तरीके से बारात की वापसी पे जो रस्में रहती हैं वो सारी रस्मों की अदायगी होती है। बिटिया भी बेहद खुश थी। उसके सुहागरात का जो कमरा था ये भी बेहद अच्छी तरीके से सजाया गया था। अब जो मेहमान थे घर के ये इधर उधर सोने के लिए निकल जाते हैं। मेहमान सोने के लिए निकलते हैं और उस समय रात का करीब 1 बज चुका होता है। घर की जो लड़कियां वगैरह होती हैं शुभम को धक्का देकर कमरे के अंदर भेजती हैं, कहती हैं जाओ आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लो। उधर जो भाभी होती हैं बिटिया उसको भी बहुत ज़्यादा छेड़ के आती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक ठिठोलियाँ करके आती हैं। भाभी शर्म के मारे चूर चूर थी। उसके बाद में जो शुभम था उस कमरे के अंदर पहुंच जाता है और बिटिया भी बेहद बेसब्री से उस शुभम का इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति आए, उसके साथ में 2-4 बातें करें, ज़िंदगी एक पटरी पर हम दोनों जीना शुरू करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। सुहागरात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है लोगों के अंदर। एक पति के अंदर भी होता है, एक पत्नी के अंदर भी होता है। और इसी तरीके से जो बिटिया थी ये भी अपनी सुहागरात का इंतज़ार कर रही थी। उधर जो शुभम था जब ये कमरे के अंदर पहुंचता है तो बिटिया बेहद खुश हो जाती है। इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद शुभम कहता है कि बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो सोना चाहता है। बिटिया सोच रही थी कि शायद प्यार भरी कुछ बातें करेगा, लेकिन बिटिया उस पर फोर्स नहीं कर पाती। कहती है ठीक है, अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ।
उसके बाद में जो शुभम होता है ये सोने के लिए चला जाता है। ये जो रात थी इसी तरीके से गुजर जाती है। पूरी रात बिटिया ने करवट ले लेके गुजारी थी। उसके बाद में दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन के बाद में अगले दिन की रात आती है, उस दिन भी यही होता है। उसके बाद में बिटिया की मायके जाने की बारी आ जाती है। बिटिया मायके चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद में वो अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कहती है कि उसके साथ में उसके पति ने कुछ भी प्यार नहीं किया है, कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट जो पल हैं वो नहीं गुजारे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में एक तरीके से वो पल नहीं गुजार पाए जो गुजारना चाहिए थे। लेकिन बिटिया के मन में ये चीज़ें भी थी, शादी वाले दिन हो सकता है कि लड़का काम की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया हो और थकान उतारने के बाद में वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे। उसके बाद में वापस से ससुराल वाले उस बिटिया को लेने आ जाते हैं। फिर से वही सारी चीज़ चलने लगती हैं। दोस्तों, दिन ब दिन गुजरते रहते हैं। बिटिया सब्र का बांध जो उसका था वो टूटता जाता है और महीनों का समय गुजर जाता है। शुभम जो था एक बार भी अपनी पत्नी के पास नहीं गया था। उसके बाद में बिटिया एक बार आखिरकार शुभम से पूछ लेती है। उससे कहती है, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? तो शुभम कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अच्छी लड़की हो, ना मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैंने तुमसे शादी की है, तुम मुझे पसंद हो। तो बिटिया उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ प्यार भरे कुछ लम्हे क्यों नहीं गुजार रहे हो? तो शुभम उससे कहता है कि दरअसल मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इन बातों को तुम्हें किसी को बताना नहीं है और मुझे छोड़ के भी नहीं जाना है। तो बिटिया कहती है, आखिर क्या बात है वो बताओ। तो उधर से जो शुभम है जो बातें बताता है उसे सुनने के बाद में बिटिया के पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल शुभम बिटिया को बताता है कि वो किन्नर है और वो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। अब जैसे ये बात बिटिया सुनती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो ये बात अपनी सास को जाके बताती है। अब जब बिटिया अपनी सास को ये बातें बताती है कि तुम्हारा जो बेटा है जिसका नाम शुभम है वो गे है और वो मेरे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, तुमने उसे धोखा क्यों दिया, क्यों आखिर तुमने अपने बेटे की शादी की। अब यहाँ पर इस माँ को, मीना को, कुछ ज़रा भी शौक़ नहीं लगता है, मानो जैसे उसको पहले से ही सारी चीज़ें पता थी। शायद उसने समाज के डर से, लोक लाज की वजह से अपने बेटे की शादी की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। तो यहाँ पर मीना उस बिटिया से कहती है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध नहीं बना सकता तो मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम अभिषेक है वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अब जैसे ही ये बातें बिटिया सुनती है उसको तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये माँ क्या बोल रही है। आखिर ये भी तो एक महिला है और एक महिला के लिए ये कैसी बातें कर रही है, जबकि इसकी भी एक बेटी है और ये भी किसी की बेटी रही होगी। इस बिटिया को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि आखिर ये क्या बोल रही है। बिटिया को समझ नहीं आता है वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे गए। उसकी शादी हो गई है, उसके घर परिवार वालों ने बहुत ही मेहनत के साथ में ये शादी करी, पैसा जुटाया, जो भी उनकी हैसियत में था वो सारा दान दहेज उन्होंने दिया था। अब बिटिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिटिया अपने कमरे के अंदर जाके बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर के बाद में दरवाज़ा नॉक होता है। जैसे ही बिटिया दरवाज़ा खोलती है तो कमरे के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती जो शुभम त्रिपाठी था, इस बिटिया का पति, अभिषेक जो इसका जेठ था, नंदोई, आलोक और मीना, ये सारे लोग उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और बिटिया के साथ में मार पिटाई करते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें अब हमारे बड़े बेटे अभिषेक के साथ में संबंध बनाने ही होंगे। बिटिया इन सारी चीज़ों को सिरे से खारिज कर देती है। वो कहती है कि वो मर जाएगी लेकिन ये कदम कभी नहीं उठाएगी। उसके बाद में ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बिटिया को धमका के जाते हैं। उसके बाद में बिटिया अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है, परिवार वालों को सारी बात बता देती है। परिवार वाले अनफान में वहाँ पे पहुँचते हैं और अपनी बेटी को लेकर मायके आ जाते हैं। अभी तक कोई बात नहीं बिगड़ी थी। 3 से 4 महीने का समय गुजर जाता है। परिवार वाले जो लड़की के थे वो खामोश थे, लेकिन उसके बाद में जो मीना थी, बिटिया ने पुलिस थाने के अंदर ये बताया कि मीना अपने दामाद और अपने बड़े बेटे और अपने छोटे बेटे के साथ में हमारे घर आई थी और तमंचे की नोक पर हमें धमकाया कि अगर तू वापस से अपने ससुराल नहीं आई तो तेरे भाई को, तेरे पिता को झूठे केस में हम लोग फंसा देंगे। ये पुलिस से गुहार लगाते हुए कहती है कि साहब हमारे परिवार को बचा लीजिए, ऑलरेडी हमारे परिवार को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी गई है। मैं उस परिवार में जाके क्या करूँगी जहाँ पर पति ही किन्नर हो। उसके बाद में पुलिस आश्वासन देती है, कहती है ठीक है, इस पूरे मामले में छानबीन की जाएगी और छानबीन के बाद में अगर इस महिला का कोई दोष होगा, वाकई अगर वो पति किन्नर है, तो इनको सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल उठता है कि ये कोई पहली कहानी नहीं है इस तरीके की। मैंने आप लोग को पहले ही 2-4 कहानियाँ और सुनाई हैं इस तरीके की, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि किसी का बच्चा अगर किन्नर है तो क्या ज़रूरी है उसकी शादी करना। अगर शादी की जाती है तो दूसरे आदमी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अभी हाल ही में मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी जो कि बुलंदशहर की थी। उसमें दुल्हन किन्नर निकलती है।
उससे पहले मैं आप लोग को एक पाकिस्तान की कहानी सुनाई थी, उसमें दूल्हा किन्नर निकलता है, और आज फिर आपसे ये कहानी सुना रहा हूँ जिसमें एक दूल्हा फिर से किन्नर निकला है। तो आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें जो पहला कमेंट्स है, ये पहला कमेंट्स है सुरेंद्र शर्मा जी का। और सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नाइस स्टोरी मलिक भाई साहब, श्री विजयनगर राजस्थान से हम आपकी कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाइस कहानी, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद जी लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित गुप्ता हैं, लिखते हैं वे ऑफ टॉकिंग नाइस सर, तो रोहित गुप्ता जी आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपको मेरे बोलने का अंदाज़ पसंद आया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है हीरे राम शाह करके आईडी है, लिखते हैं नाइस वॉइस, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं बड़ी शर्म की बात है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। सुनील त्यागी जी आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज मैं अपने चैनल पर सबसे ओल्ड वीडियो, सबसे पहला वीडियो जो मैं देख रहा था कैसा बना था, तो मुझे उस पर आपका कमेंट्स मिला, इसलिए मैं आपका एक्स्ट्रा में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में शरीफ अहमद हैं, लिखते हैं शरीफ अहमद नहीं शरीफ मोहम्मद है, तो भाई अहमद और मोहम्मद में एक ही बात है, फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। शरीफ मोहम्मद जी आप हमारी कहानी सुनते हैं और हमारे बड़े फ़ैन हैं, तो आपका शुक्रिया। उसके बाद में रोहित गुप्ता हैं, लिखते हैं बिग फ़ैन यू सर, तो भाई आपका शुक्रिया। और इनके कमेंट्स में किसी ने रिप्लाई भी किया है जो शायद इन्होंने हंसने का इमोजी बनाया है, तो भाई इनका अपना नज़रिया है। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं गलती से ऊपर वाले ने इंसान को इंसान बनाया है और फिर भी इंसान हैवान बनता चला जा रहा है, तो नारायण कुमार जी आपका बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे। और दोस्तों, वीडियो के एंड में आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे डॉक्यूमेंट्री चैनल हिडन ट्रूथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप लोग देखिए कि उस चैनल पर आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी वो अलग ही लेवल की हैं और वहाँ पर आप लोग को अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।